मैंने अभी अभी क्रिएटर की एबिलिटी हासिल की थी, लेकिन अगले ही दिन हॉस्पिटल ने मुझे स्टमक कैंसर के लास्ट स्टेज का पेशेंट घोषित कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपने होम टाउन के ऑर्चर्ड को एक सैंड टेबल वर्ल्ड में बदल दिया। मैंने लाइफ की एवोल्यूशन और उसके प्रोसेस को एक्सेलरेट करने की कोशिश की। बस उम्मीद थी कि मैं ऐसी सिविलाइजेशन क्रिएट कर सकूं जो कैंसर का इलाज कर सके। स्क्वायर शेप्ड सैंड टेबल को उसके अंदर रहने वाले छोटे छोटे लोग लगातार एक्सप्लोर करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अचानक डर के साथ महसूस किया कि इस वर्ल्ड का आसमान गोल और धरती चौकोर है, यहाँ तक कि इसमें दसियों हजार झांग ऊंचे विशालकाय जायंट्स भी मौजूद हैं। जब भी किसी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, मैं सब कुछ फिर से शुरू कर देता था। मैं हर सिविलाइजेशन के हीरो को मुझसे एक सवाल पूछने का मौका देता था। जब भी वे मुझसे पूछते कि मैंने यह वर्ल्ड क्रिएट करने में कितने दिन लगाए, तो मुझे वह सीन याद आ जाता जब मैं खुद मिट्टी खोदकर सैंड टेबल बना रहा था। इस लैंड को क्रिएट करने में मुझे पूरे 7 दिन लगे थे। इसी वजह से इस लैंड पर यह लेजेंड फैल गई कि गॉड ने केवल 7 दिनों में सारी क्रिएशन को बनाया था। मेरी सैंड टेबल में सिविलाइजेशन बार बार बदलती रही, लेकिन कौन सोच सकता था कि इतनी शानदार और ग्लोरियस सिविलाइजेशंस की शुरुआत आखिरकार एक छोटे से बौजी से हुई थी। शुरुआत में मैंने ऑर्चर्ड के व्हाइट मदर सैंड टेबल में एक आर्टिफिशियल डाइविंग पॉन्ड बनाया और सॉल्ट वाटर के रेशियो के अनुसार उसे एक ओशन में बदल दिया। मैंने इस सेंट्रल ओशन में बड़ी संख्या में इंसेक्ट क्लैन के बाओजी डाले और सेल डिवीजन की स्पीड को 10,000 गुना एक्सेलरेट कर दिया। रियलिटी में हर एक दिन गुजरने पर सैंड टेबल में 10,000 साल बीत जाते थे, लेकिन इसके बावजूद पूरे 5वें दिन जाकर इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने कुछ प्लैंकटन जैसे जीवों में इवोल्यूशन करना शुरू किया। सेंट्रल ओशन देखते ही देखते धुंधला होने लगा, इसलिए मैंने तुरंत जेनेटिक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और बाओजी क्रीचर्स के बॉडी साइज को लिमिट कर दिया ताकि ये क्रीचर्स बहुत बड़े आकार में इवॉल्व न कर सकें। छठे दिन की दोपहर तक शुरुआती 5 दिनों के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स वाले ओशन से गुजरने के बाद आखिरकार समुद्र के पानी में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए। केवल कुछ ही मिनटों में, बिल्कुल किसी एक्सेलरेटेड इकोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्री की तरह, स्पीसीज कुछ ही सेकंड्स में पैदा होती, फिर खत्म हो जाती और उसके बाद अगली जनरेशन जन्म ले लेती। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, सैंड टेबल वर्ल्ड ने अपनी पहली मास एक्सटिंक्शन का सामना किया। 12 घंटे की नाइट का मतलब था कि इस जगह को पूरे 5,000 साल तक सनलाइट नहीं मिलेगी। बड़ी संख्या में एक्वाटिक प्लांट सूखकर समुद्र की बॉटम में डूब गए और पूरी नाइट में जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। मेरा सैंड टेबल एनवायरनमेंट बहुत छोटा था और कम संख्या में मौजूद जीवों के पास इतना पर्याप्त बायोलॉजिकल बेस नहीं था कि वे एनवायरनमेंट के अनुकूल कोई नई स्पीसीज इवॉल्व कर सकें। लेकिन मेरे इस ओशन में अत्यधिक अडेप्टेबिलिटी वाले इंसेक्ट क्लैन के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। मूनलाइट के गिरने के आधे घंटे बाद प्लांट्स की लाशों से भरे समुद्र की सरफेस पर हल्की सी ब्लू लाइट दिखाई दी। वह एंट के साइज और लीफ के शेप वाला एक ब्लू प्लांट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्ट सनलाइट खोने के बाद ये प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के सोर्स के लिए सन की जगह मून की ओर मुड़ जाएगा। मैं बेहद हैरान हुआ और इस प्लांट का नाम ब्लू फ्लाई ग्रास रख दिया। पहली मास एक्सटिंक्शन को सफलतापूर्वक झेलने के बाद ये प्लांट कुछ ही सेकंड्स में तेजी से इवॉल्व होने लगा। ब्लू फ्लाई ग्रास ने नाइट एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को क्रेजी स्पीड से अडेप्ट किया और लॉर्ड्स लीफ की तरह समुद्र की सरफेस पर फैलकर पूरे यार्ड के ऊपर से आने वाली मूनलाइट को बड़े एरिया में अब्सॉर्ब करने लगा। एक और घंटे के बाद इसने हजारों जनरेशंस की स्पीसीज एवोल्यूशन का अनुभव किया और अलग अलग ब्रांचेस बनानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि 2 अलग अलग स्पीसीज भी डेवलप हो गई। ब्लू फ्लाई ग्रास का एक हिस्सा लगातार मूनलाइट अब्सॉर्ब करता रहा और कन्वर्जन एफिशिएंसी को इंप्रूव करता गया, जबकि दूसरे हिस्से ने अचानक कार्निवरस बनना शुरू कर दिया। वे मूनलाइट अब्सॉर्ब करके हल्की फ्लोरेसेंट लाइट छोड़ते, जिससे दूसरे ब्लू फ्लाई ग्रास के फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स आकर्षित होकर पास आते और फिर उन्हें निगल जाते। ये देखकर मैं लाइफ की टफनेस और उसकी अद्भुतता की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। यह अकेला बचा हुआ एक्वाटिक प्लांट आखिरकार डार्क ओशन के अंदर अपना एक डाइवर्स इकोसिस्टम डेवलप करने में सफल हो गया था। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और मैंने इन घटनाओं को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। इसलिए मैंने जल्दी से एक ब्लैक नोटबुक निकाली, जेनेसिस के पहले पेज को खोला और लिखा, डार्क 5th एरा, हेवन एंड अर्थ अचानक बदल गए। सनसेट और मूनराइज के साथ वर्ल्ड 5,000 साल तक चलने वाले लंबे अंधकार में डूब गया। ओशन की 99% लाइफ की मास एक्सटिंक्शन हो गई और केवल ब्लू फ्लाई ग्रास ही बच पाया। इस डार्क ओशन में ब्लू फ्लाई ग्रास इस न्यू एरा का ओवरलॉर्ड बन गया। मैंने उस पॉन्ड को देखा जो अब एक लिविंग ओशन बन चुका था और मन ही मन इंतजार करने लगा। इसके बाद अगली बारी सी एनिमल्स की थी। मेरे इंसेक्ट लैंड सेल्स आखिरकार किस तरह के सी एनिमल्स में इवॉल्व होंगे। मैं पूरी रात सोया नहीं और डॉन का इंतजार करता रहा। लेकिन जैसे ही 7वां दिन आखिरकार शुरू हुआ, डीप नाइट में पैदा हुई अलग अलग ब्लू फ्लाई ग्रास तेजी से सूखने लगी। वीक मूनलाइट की आधी हो चुकी ये प्लांट्स ऐसे समुद्र की बॉटम में डूबने लगी जैसे उन्हें जला दिया गया हो। एक ही पल में ब्लू फ्लाई ग्रास की बड़े पैमाने पर एक्सटिंक्शन शुरू हो गई। दोपहर तक मरी हुई कॉलोनीज के बीच से फिर एक ब्लू लाइट धीरे धीरे लाइफ में लौटने लगी। वह 5 पॉइंटेड स्टार के शेप वाला ब्लू फ्लाई ग्रास था, जिसने एक म्यूटेशन का सामना किया था और सफलतापूर्वक इस मास एक्सटिंक्शन से बच गया। स्ट्रॉन्ग सनलाइट एनवायरनमेंट के अनुकूल होने के लिए उसने फिर जनरेशन
जनरेशन दर जनरेशन रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। केवल कुछ ही मिनटों में इस प्रकार का ब्लू फ्लाई ग्रास मरता गया और अनगिनत नई जनरेशंस जन्म लेती गईं। धीरे धीरे इसका ब्लू कलर बदलता गया और अंत में यह ब्लैक ब्लू 5 पॉइंटेड स्टार शेप्ड सी ग्रास के एक विशाल क्षेत्र में बदल गया। मैं बेहद इमोशनल हो उठा और इस स्पीसीज का नाम पर्पल रेडियंस ग्रास रख दिया। फिर मैंने ब्लैक नोटबुक का दूसरा पेज खोला और लिखा, डेसोलेट फिफ्थ एरा, हेवन एंड अर्थ अचानक बदल गए। मून सेट और सनराइज के साथ 5000 साल तक स्कोचिंग सन आसमान में लटका रहा। डार्क फिफ्थ एरा से बचने वाला ब्लू फ्लाई ग्रास ओवरलॉर्ड बड़े पैमाने पर एक्सटिंक्ट हो गया और उसकी कमजोर ब्रांच से उभारा पर्पल रेडियंस ग्रास तेजी से राइज करते हुए इस एरा का नया डोमिनेंट स्पीसीज बन गया। 7वें दिन की नाइट आ गई। पर्पल रेडियंस ग्रास शांतिपूर्वक ओशन में रहने लगा था और अब 5000 साल तक चलने वाले डे नाइट साइकिल को सहन करने में सक्षम था। इसी दौरान बड़ी संख्या में एक्वाटिक प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के कारण समुद्र में ऑक्सीजन का लेवल काफी बढ़ गया और सी एनिमल्स के जन्म के लिए जरूरी कंडीशंस पूरी हो चुकी थी। बहुत जल्द ओशन के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होने लगे। सबसे पहले ब्लैक बीटल शेप्ड क्रीचर्स का एक ग्रुप दिखाई दिया। इसके साथ ही सी एनिमल्स ने एवोल्यूशनरी ईरा के हिस्टोरिकल स्टेज पर कदम रख दिया। जिस पल मैंने एनिमल्स को दिखाई देते देखा, उस समय आखिरकार मेरे चेहरे पर एक संतुष्ट स्माइल आ गई। एक दिन और एक नाइट तक जागते रहने के कारण मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका था। मैं अपने रूम में वापस गया और बेड पर गिरते ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तब तक सैंड टेबल क्रिएशन का 8वां दिन शुरू हो चुका था। मैंने देखा कि कुछ सी एनिमल्स अब कंपटीशन से भरे ओशन से संतुष्ट नहीं थे और इवॉल्व होकर एम्फीबियंस बन चुके थे जो वीरान कोस्ट के किनारे रहने लगे थे। इसलिए मैंने जल्दी से लाइट फिफ्थ एरा के पीछे एक ही नाइट में तीसरे एरा का रिकॉर्ड लिखा, न्यू लाइफ एरा। सभी तरह के एनिमल्स का ग्रेट एक्सप्लोजन हुआ और पहली बार सी एनिमल्स दिखाई दिए। स्पीशीज का गोल्डन एज। इन्वर्टेब्रेट्स ने अपनी शेल आर्मर के बल पर ओशन टेरिटरी पर कब्जा कर लिया और एरा के ओवरलॉर्ड बन गए, लेकिन वे ज्यादा समय तक अपना डोमिनेंस कायम नहीं रख सके। वर्टिब्रेट्स का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी एजिलिटी के एडवांटेज से उन्हें हरा दिया, जिसके बाद वे न्यू लाइफ एरा के ओवरलॉर्ड बन गए। वे ओशन से बाहर निकलेंगे और एक लंबे एरा पर शासन करेंगे। यह सब लिखने के बाद मैंने चुपचाप ब्लैक नोटबुक बंद कर दी। हालांकि बाओजी जल्द ही लैंड क्रिएचर्स में इवॉल्व होने वाले थे, लेकिन उन्हें इंटेलिजेंट क्रिएचर्स में इवॉल्व होने में अभी कितना समय लगेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने सोचा कि अपना ब्लड इसमें डाल दूं, लेकिन यह आइडिया बहुत ज्यादा बोल्ड था, इसलिए सावधानी बरतते हुए मैंने पहले किसी दूसरे जीन से एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। मैं घर से निकलकर हो गया और यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर एक चिंपैंजी का ब्लड सैंपल खरीद लाया। जब मैं ऑर्चर्ड वापस पहुंचा तब तक पूरा व्हाइट मदर मिनिएचर सैंड टेबल एक छोटे इकोलॉजिकल वर्ल्ड में बदल चुका था। माउंटेन्स और रिवर्स हर तरफ ग्रीनरी से भरे थे। प्लेन्स पर अजीब अजीब शेप वाले ट्रीज उग चुके थे और रिवर्स में भी एनिमल्स तैर रहे थे। मैं इस विशाल व्हाइट मदर एक्सपेरिमेंटल फील्ड में गया और आखिरकार एक बीटल शेप्ड क्रीचर को चुना। फिर मैंने उन्हें केवल एक स्क्वायर मीटर के एक नए एक्सपेरिमेंटल फील्ड में डाल दिया। चिंपैंजी ब्लड इंजेक्ट करने के बाद मैंने टाइम फ्लो को एक्सेलरेट कर दिया, लेकिन ब्लड रिजेक्शन रिएक्शन को सहन न कर पाने वाले सभी क्रीचर्स मर गए। केवल 2 दिनों में करोड़ों बीटल स्पीसीज मर गईं। जो ग्रुप बच गया था उसमें से मैंने ब्लड फ्यूजन सबसे सफल रहने वाले एक छोटे से ग्रुप को चुना और उनका नाम इंसेक्ट एप रख दिया। इंसेक्ट एप्स का अपीयरेंस इंसानों के काफी करीब था, लेकिन इंसानों से अलग उनकी पीठ के पीछे गोल शेप का ब्लैक आर्मर उगा हुआ था। इंसेक्ट एप्स को ब्रीड करने में पूरे 2 दिन लगे। ऑर्चर्ड के व्हाइट मदर सैंड टेबल में इसका मतलब था कि 20,000 साल बीत चुके थे। कुछ पावरफुल स्पीसीज दिखाई देने लगी। ट्रीज आसमान तक पहुंचने लगे और बड़ी संख्या में जायंट स्पीशीज का जन्म हुआ, जिसका मतलब था कि सैंड टेबल अब जुरासिक एरा जैसे एक भयानक दौर में प्रवेश कर चुका था। उनमें सबसे विशाल वह बीस्ट था जिसके सिर के ऊपर ब्लैक सर्कुलर डिस्क था। वह मेरे द्वारा निर्धारित मैक्सिमम बॉडी साइज तक पहुंच चुका था, एक कैट के साइज का। मैंने एक्सपेरिमेंट से तैयार किए गए इंसेक्ट एप क्लैन को सैंड टेबल के साउदर्न एरिया में ग्रीन ट्रीज से घिरी एक विशाल कैनियन में डाल दिया। मैं देखना चाहता था कि ऐसे एरा में इंसेक्ट एप्स किस तरह सर्वाइव करेंगे। साथ ही मैंने सैंड टेबल की टाइम फ्लो स्पीड को एक दिन में 100 साल पर सेट कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह मैं जल्दी से सैंड टेबल की ओर भागा और उस इंसेक्ट एप ग्रुप को ऑब्जर्व करने लगा। मुझे खुशी से हैरानी हुई कि उन्होंने पहले ही एक सिंपल ट्राइबल सेटलमेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया था और यहाँ तक कि एक सिंपल लैंग्वेज और कल्चर भी जन्म ले चुकी थी। लेकिन जिस बात ने मुझे परेशान किया वह ये थी कि वे वास्तव में बहुत कमजोर थे। उनके 20,000 साल पुराने एंशिएंट जेन्स 20,000 साल बाद मौजूद जायंट बीस्ट्स का सामना करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं थे। मैं इतनी मेहनत से तैयार किए गए इंसेक्ट एप्स को अपनी आंखों के सामने एक्सटिंक्ट होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने उनके लिए सिविलाइजेशन की कुछ स्पार्क्स क्रिएट करने का फैसला किया। मैंने इमरजेंसी में एक मिनिएचर सिल्वर इंग्रेव्ड पाइन का पॉटेड प्लांट ऑनलाइन ऑर्डर किया और एक ऐसी अलॉय जायंट सोर्ड भी कस्टम मेड करवाई जो केवल नीडल टिप से थोड़ी मोटी थी और बेहद फाइन तरीके से तैयार की गई थी। जब ये दोनों चीजें मेरे पास पहुंची तब तक 1.5 दिन बीत चुका था। इंसेक्ट एप्स के लिए इसका मतलब 150 साल था। उस समय सैंड टेबल में इंसेक्ट एप क्लैन की संख्या लगातार कम होती जा रही थी और वे लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुके थे।
लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ राहत महसूस हुई। ऐसे एरा में एक 150 साल तक सरवाइव करने के बाद भी उनका एक्सटिंक्ट न होना इस बात का संकेत था कि उनमें अभी भी काफी पोटेंशियल था। इसलिए मैंने टाइम फ्लो को एक अनुपात 1 पर सेट किया और खुद सैंड टेबल के अंदर चला गया। उस समय इंसेक्ट एप ट्राइब के चारों तरफ केवल टूटे हुए खंडहर और लाशें बिखरी हुई थीं। जल्दी भागो, यहाँ भी नहीं छिप सकते, डार्क क्लॉ आ गया है। कुछ मेल इंसेक्ट एप्स ने लो ग्रॉल के साथ अपने पीछे मौजूद विमेन और चिल्ड्रन को पीछे हटने के लिए कहा और खुद वे किसी अननोन बीस्ट की विशाल बोन क्लब को लहराते हुए सामने मौजूद उन कई ब्लैक थिन और ड्राई लुकिंग जायंट बीस्ट की ओर दौड़े जिन्हें डार्क क्लॉ कहा जाता था। हमें सरवाइव करना होगा। विमेन और छोटे इंसेक्ट एप्स निराश चेहरों के साथ लगातार भागते रहे। ऐसा लगता था जैसे वे इस तरह की एस्केप के आदी हो चुके थे। वहीं पहले हमला करने के लिए आगे बढ़े कुछ मेल इंसेक्ट एपिस अब डार्क क्लॉ का फूड बन चुके थे। हर तरफ ब्लड बिखर रहा था और दूर से यह सीन देखकर मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। इस प्रिमिटिव ट्राइब को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था और जैसे जैसे मैं बड़े बड़े कदम आगे बढ़ाता गया, भाग रहे इंसेक्ट एप्स को केवल इतना महसूस हुआ कि पूरी अर्थ हिल रही है। सैवेज ऑरा से भरे उस एंशिएंट फॉरेस्ट में अनगिनत बीस्ट्स डरकर हवा में उड़ने लगे। बड़ी संख्या में स्पीसीज हर दिशा में भागने लगी और माउंटेन्स तथा प्लेन्स मेरे पैरों के नीचे कुचले जाने लगे। कुछ पावरफुल स्पीसीज तो रिएक्शन करने तक का समय नहीं पा सकी और आसमान से गिरते मेरे एक पैर के नीचे कुचल कर मर गई। मैं तेजी से उन भाग रहे इंसेक्ट एप सोल्जर्स तक पहुंच गया। कुछ समय पहले जो डार्क क्लॉज इंसेक्ट एप की लाशों को नोच कर खा रहे थे, उन्हें भी मैंने चलते चलते एक पैर से कुचलकर मार डाला। हे भगवान, वह क्या है? इतना बड़ा ये क्रीचर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वह सबसे बड़े व्हाइट मदर जायंट बीस्ट से भी 10,000 गुना बड़ा था और उसने केवल एक पैर से उस भयानक डार्क क्लॉ को कुचल कर मार दिया था। इंसेक्ट एप्स ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें एक ऐसा विशालकाय क्रीचर दिखाई दिया जो आसमान में बादलों को पार करता हुआ हेवन तक उठता हुआ एक एंशिएंट जायंट जैसा लग रहा था। वे चीखने लगे और अगले ही पल डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। मैं इंसेक्ट एप्स की लैंग्वेज समझ सकता था, इसलिए उनके शौक की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिरकार उनके लिए मैं खुद क्रिएटर के बराबर था। भागो, जल्दी भागो, हम भाग ही नहीं सकते, हम तो इसके एक बाल जितने बड़े भी नहीं हैं। भागने की कोशिश कर रहे अनगिनत इंसेक्ट एपिस डर के मारे वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश जैसे पड़ गए। लेकिन जब सभी लोग चीख रहे थे तभी एक छोटा सा यंग इंसेक्ट एपिस जिद के साथ अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखने लगा और मुझे जोर से चिल्लाकर बोला, तुम जैसे जायंट बीस्ट, क्या तुम भी हमें खाने आए हो? तुम लोगों ने मेरे डैड और मॉम को मार दिया, बिग बेयर को भी मार दिया, तो हम इतने कमजोर क्यों हैं? उस यंग इंसेक्ट एप की हिम्मत देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। तभी मेरे मन में एक विचार आया, तो फिर तुम्हें ही चुनता हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस इंसेक्ट एप को अपनी हथेली पर उठा लिया। वह छोटा सा इंसेक्ट एप अचानक पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उस विशाल क्रीचर की हथेली उसके लिए मानो एक ऐसी विशाल कॉन्टिनेंट थी जिसका कोई अंत ही नहीं था, जबकि वह खुद हथेली की एक बारीक सी पाम लाइन जितना छोटा था। उसने दोबारा ऊपर देखा तो 10,000 झांग ऊंचे जायंट की दोनों आंखें उसे आसमान में चमकते हुए दो विशाल सन जैसी दिखाई दी। क्योंकि मैंने सैंड टेबल के अंदर मौजूद स्पीशीज से अपना फेस हाइड कर रखा था, इसलिए वे केवल एक धुंधला सा चेहरा देख सकते थे जिसके चारों ओर हल्की चमक फैल रही थी। मैंने उस छोटे से इंसेक्ट ऐप को एक हाथ की हथेली पर उठाए रखा और शांत आंखों से कहा, कियर गिलगामेश, क्या तुम ये सब बदलना चाहते हो? यह यंग इंसेक्ट ऐप अचानक कांपने लगा और मेरी हथेली पर खड़े होकर जोर से चिल्लाया, तुम सच में बात कर सकते हो? इस वर्ल्ड में सचमुच एक ऐसा 10,000 झांग ऊंचा जायंट मौजूद है जिसके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन तुम मुझे क्यूअर गिलगामेश क्यों कह रहे हो? मैंने उसे अपनी हथेली पर उठाकर अपनी आंखों के सामने सीधा रखा और शांत स्वर में जवाब दिया, नेम भी इंटेलिजेंस की पहचान का एक हिस्सा है। क्यूअर गिलगामेश मेरी हथेली पर खड़ा था और अचानक एक्साइटेड हो गया। हम भी बात कर सकते हैं, हम भी इंटेलिजेंट हैं, तो फिर तुम हमें बचाते क्यों नहीं? तुम इतने पावरफुल और इतने महान हो। इंसेक्ट एप्स को यह पता ही नहीं था कि मैं आखिर किस तरह का एग्जिस्टेंस हूँ। वे केवल मुझे जायंट बीस्ट जैसे किसी इंटेलिजेंट क्रीचर के रूप में देखते थे और मैं भी उन्हें इसका एक्सप्लेनेशन देने का कोई इरादा नहीं रखता था। मैंने कियर गिलगामेश को अपनी हथेली पर उठाया और माउंटेन्स तथा रिवर्स के ऊपर से बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए चलने लगा। मेरे पैरों के नीचे बड़े बड़े ट्रीज और अनगिनत क्रीचर्स कुचले जाते गए। मैंने अपनी हथेली पर मौजूद इस कमजोर इंसेक्ट एप को नीचे देखने के लिए कहा और मेरी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे आसमान में गूंज उठी। इस वर्ल्ड को देखो, यहाँ हर स्पीशीज बराबर है। तुम और हर प्लांट तथा एनिमल एक जैसे हो। फिर मैं सिर्फ तुम्हें ही क्यों बचाऊं? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है? क्वेर गिलगामेश के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह तुरंत चुप हो गया, लेकिन फिर निराश होकर जोर से चिल्लाया, तो फिर तुम हमारे पास आए ही क्यों? कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा और ये उम्मीद भी मत करो कि कोई आकर तुम्हें बचाएगा। केवल तुम खुद ही अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिविलाइजेशन के तरीके दे सकता हूँ ताकि तुम खुद को बचा सको। कियर गिलगामेश मेरी हथेली पर खड़ा होकर नीचे की ओर शौक में देखने लगा। ये पहली बार था जब उसने क्लाउड्स के ऊपर से इस विशाल लैंड को देखा था। माउंटेन्स और रिवर्स उसकी आंखों के सामने सिकुड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि अनगिनत बीस्ट जायंट के पैरों के नीचे भागते और चीखते हुए एक बेहद विशाल और शॉकिंग सीन बना रहे थे। ये कितनी शानदार और फैंटेसी जैसी हाई एल्टीट्यूड सीनरी थी और ये कितनी भयानक लेकिन आकर्षक महान शक्ति थी। इसलिए उसने कांपते हुए पूछा, सिविलाइजेशन आखिर होती क्या है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस न्यूली बॉर्न स्पीशीज को सिविलाइजेशन का मतलब समझाना पड़ेगा। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपना जवाब दिया,
सिविलाइजेशन एक फायर सीड है, ये नॉलेज है, ये ऑर्डर है और ये इंटेलिजेंट स्पीशीज द्वारा खुद की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पावरफुल स्ट्रेंथ भी है। जैसे ही उसने पावरफुल स्ट्रेंथ शब्द सुने, कियर गिलगमेश कुछ देर के लिए खो सा गया। मैंने उसे अपने शोल्डर पर रख लिया और वापस उस विशाल कैनियन की ओर चल पड़ा। फिर मैंने अपने बैकपैक से ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ मिनिएचर सिल्वर इंग्रेव्ड पाइन निकाला और उसे मिट्टी में लगा दिया। ये सिल्वर इंग्रेव्ड पाइन केवल 60 सेंटीमीटर ऊंचा था, लेकिन इस मिनिएचर लैंड के लिए यह आसमान को छूता हुआ एक एंडलेस डिवाइन ट्री था। ऊपर देखने पर क्लाउड्स और मिस्ट चारों ओर घूम रहे थे और इस विशाल घुमावदार ट्री क्राउन का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अगर तुम्हें सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ हासिल करनी है तो अपनी करेज दिखाओ और इस डिवाइन ट्री पर चढ़कर ऊपर पहुंचो। ये तुम्हारे लिए मेरा ट्रायल है, इंटेलिजेंस और करेज का ट्रायल। ये कहते हुए मैंने कस्टम मेड मेटल जायंट सोर्ड और केरोसिन में भिगोई हुई एक मैचस्टिक ट्री के टॉप पर रख दी। फिर कुछ सोचकर मैंने ट्री के टॉप पर एक ऐसी कैप्सूल भी रख दी जिसमें टर्माइट जीन मौजूद था। ये वही बाय प्रोडक्ट था जो पहले इंसेक्ट एप क्लैन को क्रिएट करने के एक्सपेरिमेंट के दौरान बचा था। मेरी वही आवाज दोबारा पूरे आसमान में गूंज उठी। ये सिविलाइजेशन के 3 ट्रेजर्स हैं। पहला, जजमेंट सोर्ड। ये सिविलाइजेशन की रक्षा करने वाला वेपन है। पूरी लैंड में फैली उन सैवेज स्पीशीज से अलग केवल वही स्पीशीज इंटेलिजेंट कहलाने योग्य है जो टूल्स की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना जानती है। दूसरा, टॉर्च, जिसमें बर्निंग और स्कॉचिंग फ्लेम है। ये सिविलाइजेशन को बनाए रखने वाला ब्रिज है। फायर सीड पर कंट्रोल हासिल करना ही सिविलाइजेशन की अवेकनिंग है। तीसरा, ब्लड ऑफ स्ट्रेंथ। केवल वर्ल्ड का सबसे ब्रेव वॉरियर ही इसे पी सकता है। अगर तुम ब्लड ऑफ स्ट्रेंथ के बैप्टिज्म को सहन कर गए तो तुम्हारे पास अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ होगी, लेकिन अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अगर तुम अपनी स्पीसीज की डेस्टिनी बदलना चाहते हो तो टॉर्च के बुझने से पहले इस डिवाइन ट्री पर चढ़ो और सिविलाइजेशन के इन 3 ट्रेजर्स को हासिल करो। इतना कहने के बाद मैंने उस छोटे यंग इंसेक्ट एप को धीरे से जमीन पर रख दिया। फिर उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन के बीच मैं बड़े बड़े कदमों से माउंटेन्स और रिवर्स को पार करता हुआ वहां से चला गया। जैसे ही मैं ऑर्चर्ड से बाहर निकला, मैंने तुरंत सैंड टेबल की टाइम फ्लो स्पीड को 100 गुना बढ़ा दिया। इस तरह केवल कुछ सेकंड्स तक जलने वाली वो मैचस्टिक सैंड टेबल के अंदर मौजूद क्रिएचर्स के लिए कई दिनों तक जलती रहेगी। इसके बाद मैंने टेलीस्कोप की मदद से डिवाइन ट्री के नीचे का सीन साफ साफ देखा। यंग क्वेयर गिलगामेश दृढ़ एक्सप्रेशन के साथ डिवाइन ट्री पर चढ़ रहा था। मेरी नजर में इस छोटे इंसेक्ट का ट्री पर चढ़ना इतना फास्ट था कि केवल आफ्टर इमेजेस दिखाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड्स में वह अनगिनत बार गिरा, लेकिन हर बार फिर पूरी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर चढ़ने लगा। 10 से ज्यादा सेकंड्स बाद वह आखिरकार डिवाइन ट्री के टॉप पर पहुंचने में सफल हो गया। लेकिन सैंड टेबल के अंदर मौजूद कियर गिलगमेश के लिए उसे यह तक याद नहीं था कि वह कितने समय से चढ़ रहा था और कितनी बार फेल हो चुका था। डिवाइन ट्री के समिट पर हरे भरे और घने ट्री क्राउन के ऊपर खड़े कियर गिलगमेश ने सोर्ड को ऊंचा उठाया और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कह रहा हो। इसके तुरंत बाद वह तेजी से आफ्टर इमेज में बदल गया और डिवाइन ट्री से नीचे उतरने लगा। मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, इसलिए मैंने अपनी क्रिएशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके अभी अभी डिवाइन ट्री के टॉप पर हुए सीन को फिर से रिक्रिएट किया। मैंने देखा कि कियर गिलगमेश ने डिवाइन ट्री को कॉन्कर कर लिया था। उसने जजमेंट सोर्ड को ऊंचा उठाकर अपने सिर के ऊपर लहराया। वह डिवाइन ट्री के नीचे मौजूद सभी लिविंग क्रिएचर्स के शानदार सीन को ऊपर से देख रहा था। उसकी पीठ का बोन आर्मर गहरे ब्लैक कलर में चमक रहा था और उसके दृढ़ चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। हमारे पास भी इंटेलिजेंस थी। फ्यूचर में हम भी उस इंटेलिजेंट जायंट बीस्ट की तरह बनेंगे। हमारे हर क्लैन मेंबर के पास महान डिवाइन पावर होगी और ऐसा प्रेजेंस होगा कि अनगिनत जायंट बीस्ट्स भी डरकर भागेंगे। मैं निश्चित रूप से अपने क्लैन को सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा और सिविलाइजेशन की फायर सीड को पूरी लैंड में फैला दूंगा। एंशिएंट एरा की डिवाइन ट्री के समिट पर उस दिन की घटना को हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। करोड़ों वर्षों बाद जो कभी इस लैंड पर मौजूद सबसे एंशिएंट यानली डायनेस्टी थी, जो बेहद प्रॉस्पेरस थी लेकिन किसी फ्लैश की तरह थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रही, उसके आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक प्राचीन डॉक्यूमेंट खोजा। उसमें लिखा था, ग्रेट किंग द्वारा लिखी गई यानली हिस्ट्री की एपिक। यह सबसे एंशिएंट डॉक्यूमेंट जेनेसिस एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ यानली रिकॉर्ड करता है। इंटेलिजेंट जायंट बीस्ट की ऊंचाई 10,000 झांग थी। उसका चेहरा डिवाइन था। वह माउंटेन्स और लैंड को कुचलता हुआ आया और उसने डिवाइन ट्री को उतारकर इंटेलिजेंस का ट्रायल दिया। फिर उसने सिविलाइजेशन के 3 ट्रेजर्स यंग हीरो किंग कियर गिलगमेश को प्रदान किए। जब मैं अगली सुबह उठा तब तक ऑर्चार्ड के सैंड टेबल वर्ल्ड में पूरे 100 साल बीत चुके थे। इंसेक्ट एप्स की एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 40 से 50 साल थी, इसलिए उनके लिए पूरे 2 जनरेशंस गुजर चुके थे। मैं काफी एक्साइटेड था। 2 जनरेशंस गुजरने के बाद वह कभी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड इंसेक्ट एप कियर गिलगमेश अब तक बूढ़ा होकर मर चुका होगा। लेकिन जवाब था नहीं। उसने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। मेरे जाने के बाद पहले 10 वर्षों तक कियर गिलगमेश इंसेक्ट एप्स को लेकर लगातार माइग्रेशन करता रहा। वह यह देखकर हैरान था कि वर्ल्ड में इतनी अद्भुत चीजें भी मौजूद थीं। फायर से फूड कुक किया जा सकता था, नाइट में जायंट बीस्ट्स को दूर भगाया जा सकता था और ठंडी नाइट में वार्मथ भी हासिल की जा सकती थी। अब उसे समझ आया कि इंटेलिजेंट जायंट बीस्ट ने क्यों कहा था कि फायर सिविलाइजेशन की ओरिजिन को रिप्रेजेंट करती है। वहीं वह जजमेंट सोर्ड इस प्रिमिटिव जायंट फॉरेस्ट में
एक इनविंसिबल वेपन था। चियर गिलगमेश ने इस शार्प वेपन की मदद से अनगिनत फिरोशियस बीस्ट्स का शिकार किया, जिससे उसके क्लैन को किसी तरह सरवाइव करने का मौका मिला और आखिरकार उनमें रेजिस्टेंस करने की स्ट्रेंथ भी आ गई। दूसरे 10 वर्षों में कियर गिलगमेश अपनी यूथ और इनएक्सपीरियंस से बाहर निकलकर 30 से ज्यादा की एज में पहुंच गया। वह टॉल और मैजेस्टिक बन चुका था और इंसेक्ट एप क्लैन का सबसे पावरफुल हंटर बन गया था। ट्राइब ने उसे हीरो किंग का टाइटल दिया। उसने यहाँ तक कि जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए फायर से उसे बर्न करना शुरू किया और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी शुरू कर दी। वह बेहद एरोगेंट, प्राउड और डोमिनेटिंग हो गया था और केवल खुद को ही सबसे ऊपर मानता था। इंटेलिजेंट जायंट बीस्ट ने सिविलाइजेशन के 3 ट्रेजर्स ही उसके हाथों में दिए थे, इसलिए वह अच्छी तरह समझता था कि सिविलाइजेशन नॉलेज और हिस्ट्री की इनहेरिटेंस है। इसलिए उसने साहस पूर्वक अपने क्लैन की हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए कुनिफॉर्म राइटिंग विकसित की और लैंग्वेज में भी इनोवेशन किया। उसे लगता था कि वह सिविलाइजेशन की दुनिया खोलने वाला पहला इंटेलिजेंट बीइंग था, इसलिए उसने खुद सिविलाइजेशन क्रिएट करने की पूरी हिस्ट्री को बुक्स में रिकॉर्ड किया और उसकी खूब प्रशंसा की। उसने बिना किसी झिझक के उस बुक का नाम जेनेसिस रख दिया। वह टायरानिकल और ऑटोक्रेटिक था, लेकिन इसके बावजूद उसमें जबरदस्त पर्सनालिटी और कैरिज्मा था। ट्राइब में उसकी 131 वाइव्स थीं, जिन्होंने उसके लिए कई बच्चों को जन्म दिया। इनमें से ज्यादातर बच्चे मजबूत और पावरफुल थे और उन्होंने अपने पिता की विशाल कदकाठी और इंटेलिजेंस को इनहेरिट किया था। लेकिन इंसेक्ट एप्स की एवरेज लाइफ स्पैन केवल 30 से 40 साल थी और इस समय कियर गिलगमेश की एज 30 से ज्यादा हो चुकी थी। कभी जजमेंट सोर्ड लहराने वाला और रफ तथा फियरलेस हीरो किंग अब अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच चुका था। ट्री से बने ट्री हाउस के अंदर फायर प्लेस की फ्लेम जोर जोर से जल रही थी। कियर गिलगमेश शांति पूर्वक डार्क क्लॉ के फर से बनी एक विशाल चेयर पर बैठा हुआ था और फ्लेम्स को देखते हुए धीरे से बुदबुदाया। वह इंटेलिजेंट जायंट बीस्ट था जिसने मुझे सिविलाइजेशन की यह फायर दी थी। ये कितनी ब्यूटीफुल और ब्रिलियंट है, बिल्कुल नाचते हुए लाल फायर फ्लावर्स जैसी। कियर गिलगामेश का पूरा विशाल और मजबूत शरीर अब बूढ़ा हो चुका था। उसने अपना सिर घुमाकर दीवार पर लटकाए गए एक एक जायंट बीस्ट के हेड को देखा। ये इस लैंड पर रहने वाले अलग अलग जायंट बीस्ट्स के स्केलेटन थे। उसकी पूरी लाइफ पर्याप्त ग्लोरियस और ब्रिलियंट रही थी। उसने अपनी यूथ में देखे गए ड्रीम को पूरा कर लिया था और अब वह संतुष्ट था। अगला ट्राइब लीडर उसके बेटे आर्टोरिया को चुना जा चुका था। उसकी एबिलिटी भी उससे कम नहीं थी और वह पूरे क्लैन की ग्लोरी को आगे जारी रख सकता था। कियर गिलगमेश को साफ महसूस होने लगा था कि उसकी लाइफ धीरे धीरे अपने एंड की ओर बढ़ रही है। डेथ हर लिविंग क्रीचर के लिए अनअवॉइडेबल है। उसने लगभग अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था। तभी उसने चुपचाप उस समय का ब्लड ऑफ स्ट्रेंथ निकाला और आह भरते हुए कहा, अब मेरे पीछे कुछ भी अधूरा नहीं बचा है। उस समय इंटेलिजेंट जायंट बीस्ट ने कहा था कि केवल इस वर्ल्ड का सबसे ब्रेव वॉरियर ही सिविलाइजेशन के इस तीसरे ट्रेजर को पी सकता है। मैं सच में इस वर्ल्ड का सबसे ब्रेव वॉरियर हूँ? तो फिर मुझे खुद ही देख लेना चाहिए। हीरो किंग अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच चुका था। उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं और एक पल के लिए उसकी पूरी ग्लोरियस लाइफ उसकी आंखों के सामने घूम गई। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने चुपचाप अपनी आर्म को काटा और उस वुंड में ब्लड ऑफ स्ट्रेंथ डाल दिया। अगले ही पल एक ऐसी भयानक पेन उसके शरीर में फैल गई कि चियर और गिलगमेश संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इस हीरो ने अपनी पूरी लाइफ में अनगिनत बैटल्स और किलिंग्स का सामना किया था, लेकिन उसने कभी इतनी भयानक पेन महसूस नहीं की थी। वह जोर जोर से सांस लेने लगा। आखिरकार उसने डेथ के उस ट्रायल को सहन कर लिया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके लंबे बाल अपना पुराना कलर खोकर पूरी तरह सिल्वर व्हाइट हो चुके थे और उसका फेस किसी डिवाइन गॉड की तरह परफेक्ट और यंग दिखाई दे रहा था। ये कैसी स्ट्रेंथ है। ट्री हाउस के अंदर वह मजबूत कदकाठी वाला व्हाइट हेयर्ड यंग मैन खुद से बुदबुदाया, ब्लड ऑफ स्ट्रेंथ। ये कितनी महान पावर है। इस समय क्वियर गिलगामेश अपने शरीर के अंदर लगातार उमड़ती हुई एंडलेस स्ट्रेंथ को साफ महसूस कर सकता था। इसी दौरान ट्राइब में कियर गिलगमेश का बेटा आर्टोरिया एक ऊंची जगह पर खड़ा था और एक्सकैलिबर को आसमान की ओर ऊंचा उठाकर ट्राइब लीडर का पद संभालने की घोषणा कर रहा था। आर्टोरिया वाइज और ब्रेव था और उसके अंदर एबिलिटी तथा मोरालिटी दोनों मौजूद थे। अपने टायरानिकल और एरोगेंट पिता की तुलना में वह एक ज्यादा योग्य और काइंड हार्टेड लीडर जैसा था। कियर गिलगमेश भी यह बात अच्छी तरह जानता था। इसी वजह से उसने अपनी ओल्ड एज में यह पोजीशन उसे सौंपने की इच्छा जताई थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। आर्टोरिया बेहद काइंड था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे और वह अपने पिता का पर्याप्त रिस्पेक्ट करता था। उसने कभी अपने पिता की पोजीशन छीनने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन कियर गिलगमेश फिर भी किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को मौजूद नहीं रहने देना चाहता था। मैं वापस आ गया हूँ, ट्राइब लीडर की पोजीशन अब भी मेरी ही है। उस दिन ब्लड शेड हुआ और यानली ट्राइब में चीख पुकार गूंज उठी। हीरो किंग सियर गिलगमेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना दोबारा ट्राइब लीडर की पोजीशन हासिल करने की कसम खाई और अपनी सेकंड लाइफ जीना शुरू कर दिया। कियर गिलगमेश की सेकंड लाइफ के पहले 10 वर्षों में उसने लोगों को स्टोन से हाउसेस बनाना सिखाया। इंसेक्ट एप क्लैन ऑफिशियली जायंट बीस्ट्स का सामना करने वाले स्टोन एज में प्रवेश कर गया। ब्लड ऑफ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किए बिना ही कियर गिलगमेश के अंदर टर्माइट
टर्माइट जीन मौजूद था, जिसकी वजह से वह आसानी से 100-year-old जायंट ट्रीज को उखाड़ सकता था और उसके पास माउंटेन्स को हिला देने जैसी स्ट्रेंथ थी। उसने लोगों का नेतृत्व करते हुए जायंट बीस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस शुरू किया और 13 वर्षों तक लगातार बैटल्स करने के बाद उसने इस लैंड के सबसे भयानक एग्जिस्टेंस को चैलेंज करने का फैसला किया। फेंगबा, वह जायंट एंट बीस्ट जिसके पास पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ होने का टाइटल था। फेंगबा इस कॉन्टिनेंट के जायंट बीस्ट एरा का सुप्रीम किंग था। वही क्रिएचर था जो कभी मेरे सैंड टेबल में मेरे द्वारा निर्धारित मैक्सिमम बॉडी साइज तक पहुंच चुका था। क्वियर गिलगामेश और फेंगबा के बीच 3 दिनों और 3 नाइट्स तक भयानक बैटल चली। अर्थ टूटने लगी, कैनियंस कोलैप्स हो गए और फॉरेस्ट के अनगिनत जायंट बीस्ट्स डर कर भागने लगे। उस दिन क्वियर गिलगामेश पूरा ब्लड से कवर्ड था, एक हाथ में एक्सकैल्बर पकड़े हुए और दूसरे हाथ से जायंट एंट बीस्ट फेंगबा की लाश को घसीटते हुए वह वापस लौटा। उसके एक हाथ की स्ट्रेंथ इतनी भयानक थी कि वह एक ऊंची पहाड़ी जितनी विशाल फेंगबा की लाश को भी खींच सकता था। अनगिनत ट्राइब्स के लोग उस पर गर्व से भर उठे और इस अद्भुत दृश्य से पूरी तरह शॉक्ड हो गए। उन्होंने उसके लिए प्रेज सॉन्ग्स लिखी और उसकी स्ट्रेंथ का गुणगान किया। यह हिस्ट्री का सबसे पावरफुल हीरो किंग है, मैं अपना किंगडम बनाऊंगा। उसके लौटने के इस मोमेंट में जब उसने स्टोन एज ट्राइब के लोगों को देखा तो अचानक उसके दिल का सारा बोझ उतर गया। अगले ही पल पूरा ट्राइब खुशी से उबल पड़ा और लोग खुशी के आंसू रोने लगे। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस महान हीरो किंग के नेतृत्व में उनके भटकते और कठिन दिन अब खत्म हो चुके थे। अब उन्हें जायंट बीस्ट की सैवेज दुनिया से डरकर भागने की जरूरत नहीं थी। एक नए सिविलाइजेशन एरा की शुरुआत हो चुकी थी। हिस्ट्री हमेशा विनर्स द्वारा लिखी जाती है। कियर गिलगमेश ने उस प्रिंस की क्रूरटी को रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि जेनेसिस में उसकी हेरोइक और ब्रेव एक्ट्स को रिकॉर्ड किया। यानली डायनेस्टी के मिडिल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में लिखा गया, कियर गिलगमेश ने ब्लड ऑफ स्ट्रेंथ ग्रहण किया, लेजेंडरी जायंट बीस्ट फेंगबा को मार गिराया और विशाल स्टोन्स को उठाकर चारों ओर स्थापित करते हुए हिस्ट्री का पहला सिटी स्टेट ब्लेजिंग स्टोन सिटी स्थापित किया। टाइम लगातार गुजरता गया और पूरे लैंड में इनविंसिबल बन चुके क्वियर गिलगामेश ने अब सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह पूरी मेहनत और डेडिकेशन से गवर्नेंस करता था। वह ब्रेव और बेहद कैरिज्मेटिक था, लेकिन साथ ही टायरानिकल और एरोगेंट भी था। उसने करेंसी बनाई, लैंग्वेज को इम्प्रूव किया और सिटीज स्थापित की, लेकिन साथ ही क्रूअल तरीके से लोगों को अलग अलग सोशल क्लासेस में बांट दिया। उसने लोगों के रिसोर्सेज और वेल्थ को भारी मात्रा में खर्च किया और बड़ी संख्या में वॉरियर्स को वर्ल्ड की बाउंड्रीज एक्सप्लोर करने के लिए भेजा। वह लोगों का महान हीरो किंग था, लेकिन साथ ही एक बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग टायरेंट भी था। यानली डायनेस्टी के 87वें ईयर में कियर गिलगमेश की एज 127 साल हो चुकी थी और ब्लेजिंग स्टोन रॉयल सिटी की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। यहाँ अनगिनत स्लेव्स का ट्रेड होता था और यहाँ तक कि एक ग्लैडिएटर अरीना भी बनाया गया था। नोबल्स इसे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। उस समय के पुराने ट्राइब मेंबर्स अब कब के मर चुके थे और कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स गुजर चुके थे। उनकी आने वाली जनरेशंस अपने एंसेस्टर्स की पुरानी हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स तक भूल चुकी थीं और कंफर्ट के बीच धीरे धीरे करप्शन की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन उस समय का यानली किंग अभी भी उसी तरह पावरफुल और मैजेस्टिक था। डार्क और डिम ब्लेजिंग स्टोन रॉयल पैलेस के अंदर एक मैजेस्टिक और हैंडसम मैन बेहद शांत खड़ा था। उसके सामने एक ब्यूटीफुल व्हाइट बोन थ्रोन था और उसके पास हमेशा रहने वाली लेजेंडरी सोर्ड एक्सकैलिबर मौजूद थी। ग्रेट यानली किंग और सिटी स्टेट के मास्टर हिज मैजेस्टी किंग क्वियर गिलगामेश, हमने पूरी लैंड की एक्सप्लोरेशन पूरी कर ली है। पैलेस मिनिस्टर स्टारलाइट एनवॉय हानमिंग ने हल्का सा झुककर इन वर्षों में देखी गई सभी चीजों को एक्साइटमेंट के साथ बताया। हमारा वर्ल्ड आखिर कैसा है? कियर गिलगमेश ने सामने खड़े मिनिस्टर को देखा। उसकी शार्प गेज मानो पैलेस के बाहर मौजूद ब्लू स्काई को भी भेद रही थी। जो वॉरियर्स कभी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए चारों दिशाओं में निकले थे, उन्होंने कई दशकों तक यात्रा की। इस दौरान अनगिनत लोग मारे गए और घायल हुए। आखिरकार आज उन्हें पूरे वर्ल्ड का शेप पता चल गया था। हानमिंग ने रिस्पेक्ट और थोड़े एग्जीग्रेटेड जेस्चर्स के साथ बताया, हमारा वर्ल्ड गोल आसमान और चौकोर धरती वाला है। स्काई एक एंडलेस और दूर तक फैला हुआ क्लाउड ओशन है, जबकि ग्राउंड एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके सेंटर में एक विशाल ओशन है और चारों ओर माउंटेन्स तथा रिवर्स हैं। इस विशाल लैंड में सबसे तेज फ्लाइंग बीस्ट पर सीधी लाइन में बैठकर वर्ल्ड के एक एज से दूसरे एज तक जाकर वापस लौटने में भी 20 से ज्यादा साल लगेंगे। थ्रोन पर बैठे कियर गिलगमेश कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है अब जाओ। यस योर मैजेस्टी। हानमिंग खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। उसने मुड़कर अपने किंग की ओर एडमिरेशन से देखा। इस महान हीरो किंग ने उन्हें केव से बाहर निकाला और आसान वडी की कीनो ट्राइब्स की शुरुआत करवाई। एग्रीकल्चर एरा से स्टोन एज में पहुंचाया और फिर सिटी स्टेट एरा तक लेकर आया। उसने सबसे भयानक जायंट बीस्ट किंग फेंगबा को मार डाला और एक के बाद एक सिविलाइजेशन एरा का नेतृत्व किया। 30 से ज्यादा साल पहले हानमिंग एक यंग वॉन्डरर था। हिज मैजेस्टी ने उसे पैलेस में बुलाया था और सिटी स्टेट का जियोग्राफिकल मैप बनाने का आदेश दिया था। लेकिन 30 साल बाद जब वह अपना मिशन पूरा करके ब्लेजिंग स्टोन रॉयल सिटी लौटा, तब वह यंग बॉय नहीं रहा था, बल्कि एक कांपता हुआ ओल्ड मैन बन चुका था। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और उसकी लाइफ भी अब ज्यादा
ज्यादा लंबी नहीं बची थी, लेकिन हिज मैजेस्टी अब भी बिल्कुल पहले जैसा था। उसके शरीर पर टाइम के बीतने का जरा भी असर दिखाई नहीं देता था। ये कितने महान किंग हैं। हान मिंग का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में फैनेटिक एडमिरेशन भरी हुई थी। इन 100 से ज्यादा वर्षों में हिज मैजेस्टी ने अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा कभी पूरी तरह डिस्प्ले नहीं किया था। उसकी असली पावर अब कितनी पावरफुल हो चुकी थी, इसका कोई अंदाजा नहीं था। शायद फ्यूचर में यह लॉन्ग लिव्ड और इमॉर्टल किंग यनली के लोगों को लेकर एक नए सिविलाइजेशन एरा में प्रवेश करेगा। हमारा वर्ल्ड गोल आसमान और चौकोर धरती वाला है। पैलेस के पूरी तरह एम्प्टी हो जाने के बाद कियर गिलगमेश ने इस बात को याद किया और लंबे समय तक गहरी आह भरता रहा। उसने धीरे से अपने पास रखी जायंट सोर्ड को छुआ, जैसे वह अनगिनत वर्षों से उसके साथ रहने वाली कोई बिलवेड हो। टॉर्च की पावर पर मैंने पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया है और ब्लड ऑफ स्ट्रेंथ को भी मैंने पूरी तरह समझ लिया है, लेकिन एक्सकालिबर मैंने पूरी दुनिया खोज डाली, फिर भी यह पता नहीं लगा सका कि इसे आखिर बनाया कैसे गया था। कियर गिलगमेश ने धीरे से बुदबुदाते हुए शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सोर्ड की ब्लेड को छुआ। आखिर ये किस मटेरियल से बनी है? आखिर ये किस जायंट बीस्ट की बोन्स हैं? या फिर यह किसी सिविलाइजेशन की क्राफ्टिंग टेक्निक है? अफसोस, ये वर्ल्ड आखिरकार एक रियल वर्ल्ड नहीं है। मैंने सैंड टेबल में कोई और डिपॉजिट नहीं रखा था, इसलिए इस सैंड टेबल की सिविलाइजेशंस हमेशा के लिए स्टोन एज में ही रुक सकती थीं। उनके वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग में मेटल नाम के ये दो शब्द कभी मौजूद ही नहीं होंगे। इस वर्ल्ड के लिए यह चमकदार और बेहद हार्ड मटेरियल एक मिस्टीरियस, पावरफुल और यूनिक चीज है। उन्होंने वर्ल्ड के एंड तक खोज लिया, लेकिन फिर भी उस समय के महान इंटेलिजेंट जायंट बीस्ट को नहीं खोज सके। वह आखिर वर्ल्ड के किस हिस्से में रहता है? उस इंटेलिजेंट जायंट बीस्ट के पास मौजूद सिविलाइजेशन को समझ पाना सचमुच बेहद मुश्किल है। ये गूली सोर्ड जो मुझे गिफ्ट में मिली है, भले ही मेरे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं, लेकिन जिस सेक्रेड सोर्ड ने पूरी सिविलाइजेशन की नींव रखी, क्या वह मुझे वार्निंग नहीं दे रही? सिविलाइजेशन नाम की इस पावर पर मेरा सिर्फ एक हिस्सा ही कंट्रोल है, जबकि बाकी सब कुछ अब भी अननोन है। ठीक इस सोर्ड की तरह इसे आखिर किस सीक्रेट से बनाया गया था, इसका जवाब तक मुझे अंदर तक डरा देता है। गूली सोर्ड मानो मेरे सिर के ऊपर लटकती हुई एक सोर्ड हो, जिसकी नुकीली धार मेरे सिर के ठीक ऊपर टिकी है और जो किसी भी वक्त नीचे गिरकर मेरी जान ले सकती है। सिविलाइजेशन की पावर वाकई ऐसी चीज है जिसकी तरफ हर कोई आकर्षित होना चाहेगा। कियर गेमेश अपने थ्रोन पर बैठा था, बिल्कुल किसी लंबे समय से सोए हुए लायन की तरह, और उसकी आंखें धीरे धीरे दूर आसमान की तरफ देखने लगी। अचानक उसे 100 से भी ज्यादा साल पहले का वह लंबा और दूर का अतीत याद आ गया। उस समय वह विशाल और महान आकृति, 10,000 जंग ऊंचा वह जायंट, पूरे शरीर से लाइट से चमकता हुआ, जन्म से ही डिवाइन था। उसकी विशाल हथेली पर उसका बचपन का छोटा सा शरीर टिका हुआ था। वह ऊपर से पूरी दुनिया के माउंटेन्स और रिवर्स को देख रहा था, और उसी समय उस जायंट ने उसे सिविलाइजेशन के 3 ट्रेजर्स सौंपे थे। ये उसकी जिंदगी का ऐसा सीन था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ था, जैसे यह कल की ही बात हो। अफसोस, अब मेरी लाइफ फिर से अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। पावर ब्लड अब मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। मैं अपनी थर्ड लाइफ फिर से जीना चाहता हूँ। महान विजडम बीस्ट, मैं तुम्हें एक बार फिर देखना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस, उस वक्त मैं पड़ोस के घर की छोटी बहन के साथ बातें करते हुए खाना खा रहा था और कियर गेम्स की इस प्रेयर को सुन ही नहीं पाया। और अगर सुन भी लेता तब भी मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता। जो लाइफ बूढ़ी होकर खत्म होने वाली है, उसे आखिरकार बूढ़ा होकर खत्म होना ही है। कोई भी हमेशा के लिए इमॉर्टल नहीं रह सकता। कियर गेम्स पहले ही ऐसी लेजेंडरी लाइफ जी चुका था जिससे मुझे भी थोड़ी एनवी होती थी। उसने पूरी जिंदगी ग्लोरी हासिल की, हर तरफ उसी का नाम था, तो फिर आखिर उसे किस बात का रिग्रेट हो सकता था? लेकिन मैंने आखिरकार कियर गेमिश की लाइफ के प्रति उसकी इच्छा को कम आंक दिया था। एक बार डेथ के डर और फिर से मिली न्यू लाइफ का अनुभव करने के बाद वह पूरी तरह डेथ से डरने लगा था। ये हीरोइक किंग अब अपनी थर्ड लाइफ जीना चाहता था। यानली डायनेस्टी के ईयर 102 में कियर गेम्स की एज 142 साल हो चुकी थी। इस लेजेंडरी किंग के पास आम लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा लाइफ स्पैन थी। फिर भी अब उसके चेहरे पर ओल्ड एज के निशान दिखाई देने लगे थे। वह पूरी तरह शॉकड और फ्यूरियस हो गया और उसने सीधे पूरे देश की पावर लगाकर विजडम बीस्ट को खोजने का ऑर्डर दे दिया। साथ ही उसने पूरे संसार के अलग अलग एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों और एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके मेडिसिन बनाने और ब्लैक मैजिक पर रिसर्च करने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में प्रिमिटिव फॉरेस्ट के काउंटलेस जायंट बीस्ट्स का मैसेकर होने लगा और उनके शरीर के अलग अलग पार्ट्स को एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाने लगा। कभी अपनी पीक पर बेहद प्रॉस्पेरस रहने वाली डार्क क्लॉ भी इसी वजह से लगभग एक्सटिंक्ट हो गई। हिस्ट्री अब उस मशहूर टायरानिकल सिटी स्टेट एरा में प्रवेश कर चुकी थी। 13 साल बाद एक कोर्ट ब्लैक विजर्ड ने एक ऐसा लॉन्जेविटी पोशन तैयार कर लिया जिसने सफलतापूर्वक कियर गेम्स की लाइफ को एक्सटेंड कर दिया। लेकिन बहुत जल्द उसके शरीर में ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गई और कई बार लेने के बाद उस पोशन का कोई इफेक्ट नहीं रहा। कियर गेमिश फिर धीरे धीरे एक ऐसी डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगा जिसे रोकना अब मुश्किल था। डेथ ऐसी चीज है जिसे कोई भी लिविंग क्रीचर अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही महान हीरो क्यों ना हो। यानली डायनेस्टी के ईयर 145 में 30 से ज्यादा साल और बीत चुके थे। कियर गेम्स को महसूस होने लगा कि उसकी लाइफ तेजी से खत्म हो रही है। ये मैजेस्टिक बूढ़ा व्यक्ति थ्रोन पर बिना हिले बैठा रहा, अपनी आंखें बंद करके धीरे से बुदबुदाया, मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, जबकि मैं अभी भी मरना
मरना नहीं चाहता। सिर्फ 3 दिन बाद उसने आखिरकार अपनी बूढ़ी आंखें खोली और टाइम के बीच खुद को पीछे रखने का फैसला किया। इसके बाद उसने नेक्स्ट जनरेशन के किंग कैंडिडेट्स को चुनना शुरू कर दिया। कुछ ही पल में पूरी डायनेस्टी में हलचल मच गई। ग्रेट किंग मरने वाला था। लॉन्ग लिव्ड और इमॉर्टल हीरो किंग सियर गेम्स भी आखिरकार अपनी लाइफ के एंड की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कुछ समय तक किसी ने भी इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पिछली बार जब क्वेयर गेम्स की एज बढ़ने लगी थी तब उसने अपने सबसे भरोसेमंद बेटे आर्टोरिया को नेक्स्ट जनरेशन का लीडर बनाया था, लेकिन अपनी सेकंड लाइफ जीने के बाद उसने खुद ही उसे मार डाला था। इसलिए हर कोई डर रहा था कि कहीं अगला आर्टोरिया वही न बन जाए। लेकिन कियर गेमिश आखिरकार सबसे इंटेलिजेंट किंग था। उसने सीधे ऑर्डर दिया, किंगडम के थ्रोन के कैंडिडेट्स को पावर ब्लड दिया जाएगा, जिससे उन्हें मेरी जैसी महान पावर हासिल होगी। उन्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करके बाहर एक सेकंड रॉयल सिटी बनाने का अधिकार भी दिया जाएगा, पावर ब्लड दिया जाएगा और साथ ही उन्हें अपनी सिटी बनाने की परमिशन भी मिलेगी। ये न्यूज सामने आते ही पूरा देश शॉक्ड रह गया। अनगिनत मर्चेंट्स, स्लेव्स, कॉमनर्स, नोबल्स और क्राफ्ट्समैन रॉयल पैलेस के सामने उमड़ पड़े। लेकिन अंत में काउंटलेस लोगों ने ट्रायल्स पार करने के बावजूद पावर ब्लड के रिजेक्शन के कारण अपनी जान गंवा दी। सिर्फ फॉरेस्ट वॉरियर किलिदू और ग्रासलैंड बार्बेरियन जनरल रैंडल ही ऐसे 2 लोग थे जो पावर ब्लड प्राप्त करने के बाद भी जीवित बच गए और दोनों ने अपनी अपनी सिटी स्टेट्स स्थापित कर ली। अब पावर ब्लड रखने वाले 2 नेक्स्ट जनरेशन किंग्स सामने आ चुके थे। वे जल्द ही रॉयल पावर को एक दूसरे के बीच ट्रांसफर करेंगे, मरने की ओर बढ़ रहे कियर गेम्स की जगह लेंगे और नेक्स्ट जनरेशन की यानली सिविलाइजेशन को आगे गाइड करेंगे। सिविलाइजेशन की शुरुआत कियर गेम्स के हाथों हुई थी, लेकिन वह उसके हाथों खत्म नहीं हो सकती थी। यानली डायनेस्टी के ईयर 175 में 3 किंग्स एक साथ शासन करने लगे और मिलकर पूरी दुनिया को गवर्न करने लगे। यानली सिटी स्टेट एक ऐसे गोल्डन एज में प्रवेश कर गई जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अचानक कियर गेमिश को महसूस हुआ कि डेथ पूरी तरह उसके सामने आ चुकी है और उसने अपनी आखिरी स्ट्रगल शुरू कर दी। उसने क्राफ्ट्समैन को इकट्ठा किया और लाइश रॉयल पैलेस से भी ज्यादा एक्सक्विजिट एक विजडम बीस्ट टेंपल बनवाया। उस विशाल टेंपल के अंदर एक बेहद विशाल और मैजेस्टिक जायंट गॉड स्टैच्यू खड़ी थी। लाइट के बीच खड़ा वह 10,000 जंग ऊंचा विशाल जायंट एक हाथ पर बचपन के हीरो किंग कियर गेम्स को उठाए हुए था। उसकी आंखों में हल्की ब्लू लाइट थी और वह पूरी धरती को नीचे से देख रहा था। उसके पूरे शरीर से एक अविश्वसनीय व्हाइट ग्रे डिवाइन ऑन्द्रा निकल रही थी। उस दिन कियर गेम्स ने अपने मिनिस्टर्स और अपने पूरे देश के लाखों सिटीजन्स को लीड किया और सभी ने मिलकर विजडम बीस्ट की वर्शिप की। वह उम्मीद कर रहा था कि वह महान विजडम लॉर्ड उसकी सिंसेरिटी को महसूस कर सके, अगर मरने से पहले वह एक बार फिर विजडम बीस्ट को देख पाता। कियर गेम्स के बूढ़े चेहरे से अचानक आंसू बहने लगे। लगभग 100 साल बीत जाने के बाद डेथ के करीब पहुंच चुका कियर गेम्स एक बार फिर पूरे रॉयल पैलेस के मिनिस्टर्स को लेकर टेंपल में गया और दूसरी बार विजडम बीस्ट को फिर से देखने की रिक्वेस्ट की। महान विजडम बीस्ट, कियर गेम्स तुम्हें एक बार फिर देखना चाहता है। इस हीरो किंग की पूरी डिवोशन सिर्फ उस मिस्टीरियस विजडम बीस्ट को दोबारा देखने के लिए थी जिसने कभी उसे सिविलाइजेशन के 3 सुप्रीम ट्रेजर्स दिए थे। क्योंकि इस पूरे इवेंट का स्केल इतना बड़ा था कि पड़ोस की छोटी बहन के साथ वॉक कर रहे मुझे अचानक क्रिएटर मेन ब्रेन की तरफ से एक मैसेज मिला। मैं थोड़ा इमोशनल हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इस पुराने परिचित से एक बार मिलने का फैसला किया और मुझे इंसेक्ट ऐप क्लैन को भी थोड़ा रोकना चाहिए था। मैंने नहीं सोचा था कि सैंड टेबल की टाइम फ्लो स्पीड को बढ़ाने के सिर्फ कुछ दिनों बाद ही उन्होंने सैंड टेबल के काउंटलेस इकोसिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और बड़ी संख्या में स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया होगा। और ये सब सिर्फ कियर गेम्स के इमॉर्टैलिटी के बड़े ड्रीम के लिए किया जा रहा था। मैंने सैंड टेबल के टाइम फ्लो को वापस नॉर्मल कर दिया और तुरंत बड़े कदमों से सैंड टेबल वर्ल्ड में प्रवेश कर गया। इस मोमेंट में सैंड टेबल के क्रीचर्स के लिए जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। माउंटेन्स, रिवर्स, लैंड और ओशंस सब कुछ जैसे ट्रेम्बल करने लगा। ट्रीज पैरों के नीचे कुचलने लगे और वैलीज में विशाल फुटप्रिंट्स छूट गए। डेंस फॉरेस्ट में काउंटलेस वाइल्ड बीस्ट्स भागकर अपनी जान बचाने लगे। धीरे धीरे पूरी लाइशी रॉयल सिटी भी हल्के हल्के कांपने लगी। क्या हुआ? क्या सिटी गिरने वाली है? इस वक्त क्वेयर गेम्स अपने मिनिस्टर्स को लीड करते हुए विजडम स्टोन स्टैच्यू की वार्मशिप कर रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। इस महान हीरो किंग के बूढ़े चेहरे पर पहली बार किसी बच्चे जैसी खुशी दिखाई दी। 200 साल बाद बचपन में जिस महान विजडम लॉर्ड को उसने देखा था, जिस विजडम बीस्ट ने उसे सिविलाइजेशन के 3 ट्रेजर्स दिए थे, वह आखिरकार वापस आ गया था। मैंने उस लाइश मेगा सिटी को देखा जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग रह सकते थे और मैं थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि मेरी नजर में वह सिटी ज्यादा से ज्यादा एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी बड़ी थी, लेकिन आखिरकार इसे उन छोटे छोटे इंसेक्ट टैप्स ने बनाया था, इसलिए यह पहले से ही बेहद ग्रैंड और मैग्निफिसेंट थी। मैंने नीचे सिटी में बने एक्सक्विजिट ऑल्टर्स और टेम्पल्स को देखा। उस विशाल स्टोन स्टैच्यू के नीचे पूरा शरीर स्नो व्हाइट हो चुका वह बूढ़ा हीरो किंग अपना सिर ऊपर उठाकर खड़ा था। उसके हाथ में गूली सोर्ड थी और उसकी आंखों से क्रिस्टल जैसे आंसू बह रहे थे जबकि वह मुझे देख रहा था। मैंने अपना सिर नीचे किया और आंसुओं से भरे चेहरे वाले इस
व्हाइट हेयर्ड बूढ़े व्यक्ति को देखा, मेरे मन में भी एक अजीब सी भावना उठी। वह यंग इंसेक्ट एप जिसे कभी मैंने अपनी हथेली पर उठाया था, वह पैशनेट यंग बॉय जो कभी जायंट ट्री के टॉप पर खड़ा होकर गोली सोड हाथ में लेकर आसमान की तरफ चिल्लाया करता था, अब ओल्ड एज तक पहुंच चुका था और टाइम के एंड की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन उसकी वह एम्बिशियस और फियरलेस यंग बॉय वाली पोज अब भी ऐसी लग रही थी जैसे यह सब कल की ही बात हो। कियर गेमिश, इन सालों में तुम कैसे रहे? मैंने हल्की आवाज में कहा। मेरी आवाज विशाल क्लाउड्स को चीरती हुई नीचे की प्रॉस्पेरस लाइश रॉयल सिटी तक पहुंच गई। कियर गेमिश सेक्रेड सोर्ड के सहारे खड़ा था और उसका पूरा शरीर कांप उठा। मैं शायद ठीक ही रहा हूं। उसका गला सूखा और भारी हो चुका था। वह आसमान की तरफ देख रहा था। इस बादलों को छूते हुए विशाल जायंट को भले ही वह पहली बार नहीं देख रहा था, फिर भी इस मैग्निफिसेंट सीन ने उसे एक बार फिर पूरी तरह प्रभावित कर दिया। 10,000 जंग ऊंचा वह विशाल जायंट सीधा क्लाउड्स को चीरते हुए आसमान में प्रवेश कर रहा था और उसका विशाल टोर्सो मानो पूरी हेवन और अर्थ को सहारा दे रहा था। डेंस रेडियंस ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था। क्लाउड्स के बीच से हल्की सी प्योर और सेक्रेड व्हाइट लाइट दिखाई दे रही थी, जिससे उसकी मैजेस्टिक और डिवाइन अपीयरेंस को ठीक से देख पाना भी मुश्किल था।